क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस दो तरह की टेक्निक है, वन इज क्वांटिटेटिव एंड वन इज क्वालिटेटिव। हमने प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स पढ़ लिया, टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक पढ़ लिया, एक्सपर्ट जजमेंट पढ़ लिया, ठीक है। आज हम क्वालिटेटिव और फिर आगे से देखेंगे कि रिस्क को कैसे टैकल करते हैं, और एट द एंड जो है एक मैं टेम्पलेट भी आपको नोट लिखवाऊंगा, और जिस तरह हम यूज़ केस का एक फॉर्मेट बनाते हैं, टेस्ट केस, इसी तरह रिस्क का भी एक फॉर्मेट बनाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह चीज़ें होंगी। और क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव आपने देख लिया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप फ़र्क महसूस इसलिए करें कि क्वांटिटेटिव जब बात होती है तो वो नंबर्स की बात होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की बात होती है। जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वो आप जो है ना सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल और इस चीज़ की बात कर रहे थे। तो क्वांटिटेटिव में अगर आपने देखा इम्पैक्ट, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि प्रोबेबिलिटी का होता है कितने % चांसेस हैं कि वो रिस्क अकर होगा, तो डेफिनेटली वो नंबर्स की बात है। उसका इम्पैक्ट जो है वो वेरी लो, हाई है, इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। प्लस फिर जब इम्पैक्ट होता है तो उसको इस तरह भी सोचा जाता है कि अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस पर कितना हमें कॉस्ट उसको टैकल करने के लिए दरकार होगी, हमें मॉनेटरी लॉस कितना हो सकता है, प्लस वो सारी चीज़ें मॉनेटरी एस्पेक्ट में। टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक, ये भी नंबर्स की गेम है कि करंटली रिस्क नंबर कौन सा है, अब कौन सा रिस्क किस प्रायोरिटी नंबर पे चला गया है, इंडेक्सिंग पोजीशन मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ रही है। रिस्क एनालिसिस में ये दो तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और इसमें फिर मेन टेक्निक्स जो है वो डिसीजन ट्री है और एक सिमुलेशन है। तो डिसीजन ट्री को देख लेते हैं ये क्या कहता है, और एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग। डिसीजन ट्री इज अ डायग्रामिक मेथड यूज्ड टू हेल्प टू सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन सिचुएशन इन व्हिच फ्यूचर आउटकम्स आर अनसर्टेन। हमने डिसीजन ट्री एक चीज़ एक बनानी, मसलन है आपने डिसीजन ट्री किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मगर उस सब्जेक्ट के अंदर जो है उसका पर्सपेक्टिव या मकसद कुछ और है। इसमें यही है कि जो ऐसे पॉइंट्स या ऐसे फैक्टर्स जिन पर आपको कोई अनसर्टेनिटी शोर हो रही हो, या जिसमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो कि यार ये इसमें जो है कुछ जिस तरह रिस्क के आंसर है या कोई फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उस पर आपने क्या डिसीजन लेने, क्या कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना है। तो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन प्लान किए जा सकते हैं। तो उसका जो है ना डिसीजन ट्री में यूज़ होता है कि लेट्स से ये एक फैक्टर है या ये एक प्रॉब्लम है, एक आप एक उसकी नोट बना लेंगे और उसमें लिखेंगे कि ये फॉलो प्लान नंबर 1 है, और अगर ये होता है तो अगर ये नहीं चलता तो फिर हम दूसरे नंबर प्लान पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वही बात है कि जिस तरह अगर क्रिकेट मैच भी खेलने के लिए जो कोचेज आपको प्लान स्टडी करते हैं कि भाई पहली स्ट्रेटजी ये है, अगर ये कामयाब होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर आपने इस तरह करना है, ठीक है, किस तरह बॉलर्स को अटैक करवाना है, किस तरह सब प्लान दिए जाते हैं। मगर जो एक्चुअली जब वो फील्ड में होते हैं तो फिर वो अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाना। तो डिसीजन ट्री भी एक डायग्रामिंग मेथड है, और उसमें भी जो है वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिचुएशन के मुताबिक देखना पड़ता है कि जिन ऐसे स्टेप्स, ऐसे फैक्टर्स जिन पर कोई आपको अनसर्टेनिटी या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो उस पर क्या आप स्टेप्स लिखेंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, वो सारी चीज़ें। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का मतलब ये है कि उन कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें आप कोर्स ऑफ एक्शन कोई स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो उसको फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट से कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट किया जाता है कि लेट से अगर ये प्रॉब्लम आती है और हमने अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन, ये प्लान फॉलो करना है, तो इस पर कितना हमें कॉस्ट दरकार होगी, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी। फॉर एग्जांपल लेट से मिसाल देता हूँ कि डेडलाइन अगर ऑन द टाइम मीट नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। अब इस पर देखना है कि हम इस पर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस जो अनसर्टेनिटी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, इसको हम किस किस कोर्स ऑफ एक्शन से कर सकते हैं। हमने एक फॉलो प्लान लिखा कि जी पहला नंबर प्लान ये है कि कोशिश करेंगे कि हम डेडलाइन को मीट करें, और डेडलाइन अगर मीट नहीं होती तो हम डेडलाइन को कोशिश करेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे कि अगर एक्सटेंशन मिल जाए। अगर एक्सटेंशन मिलती है तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट की विल है कि उसको बढ़ा सकता है, या अगर वो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो ठीक है। अगर हमें कोई उस पर चार्ज नहीं करना पड़ा, या हमें कोई उस पर कोई फकी इन द सेंस ऑफ देसी वर्ड है, हमें कुछ उसने उसके बदले कोई आप समझ लें कोई नेवल बदल में कोई चीज़ डिमांड नहीं की, तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। नहीं तो हमें फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हॉलीडे स्पेंड करना पड़ेंगे। तो उसमें फिर देखते हैं कि डेफिनेटली अगर एक्स्ट्रा टाइम है, वर्किंग आवर, इंसेंटिव,
अगर आप उनको कुछ देते हैं तो हमें वो कितना कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं उसकी बेस पर हमें कितना मॉनेटरी जो है ना वैल्यू हमें एक किस्म की वो आपको लॉस तो हो रहा था, मगर आपने वो कुछ रिजर्व जो फंड रखा होता है उसमें से वो चीज़ें आपकी फिर माइनस हो रही। तो दैट इज़ सिंपल। अगर आप ये देखते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं और उस पर आप क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर आप ये जो पहले तो हमेशा कोशिश होती है कि रिस्क अकर ही ना हो। आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो थ्रेटिंग रिस्क है वो अकर ही ना हो। आपने स्टेप्स को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख के भी करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि क्या मतलब है कि रिस्क अकर ना हो। जब अकर हो तो कैसे करते हैं वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे। सिमुलेशन है, वो भी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम representation simulation use representation model of system to analyze the expected behavior performance of the system depending upon ये जो सारी ये जो decision tree है, ये simulation है, ये basically यही है कि क्या फैक्टर अगर आपको थ्रेटिंग फैक्टर है या कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या फॉलो अप अपने प्लान्स क्या बनाए हुए, ठीक है। फिर आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो ये सिमुलेशन भी जो है उसका वो रिस्पॉन्स और उसका इफेक्ट, ये बिहेवियर, वो चीज़ नोट कर रहे हो। तो ये कुछ टूल्स हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन टूल्स, और मैंने भी इसको यूज़ तो नहीं किया, मगर मुझे याद पड़ता है कि इसको हमने अपने ड्यूरिंग द स्टडी टाइम जो है ना, हमने इसको इस पर भी टास्क किया था कि इस पर रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाता है। रिस्क की एनालिसिस करने के लिए जो है ना ये टूल किया जाता है कि रिस्क क्या है। मतलब उसमें आप कोई रिस्क के फैक्टर्स डालते हैं, फिर उसके फॉलो प्लान्स डालते हैं, उसका बिहेवियर नोट करते हैं कुछ, तो फिर वो कोई एनालाइज करके कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल व्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बता रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ये चीज़ है ऐसी। ओके जी, अब हम देखते हैं कि रिस्क को जो है ना टैकल करना, लेट्स से रिस्क रिस्पॉन्स जो चीज़ होती है उसमें किस किस तरीके से हम रिस्क को जो है रिस्क को हम किस किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने रिस्क को टैकल करना है और रिस्क को अवॉइड करने का क्या मतलब है। रिस्क को अवॉइड करने का मतलब ये है कि जो आपका जो रिस्क फैक्टर है, जिस तरह मैंने कहा कि बोन ऑफ कंटेंशन जो प्रॉब्लम होती है उसकी जो एक्चुअल जो जड़ होती है, वजह होती है, उसको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो वजह थी, जो जिसकी वजह से वो रिस्क एक फैक्टर आ गया, वो अगर हमने वो उसको रिमूव कर दिया है तो वो अब वो जो रिस्क है वो थ्रेटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो रिस्क को हमने अवॉइड कर दिया है। बेसिकली कोशिश ये करनी है कि वो ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से प्रॉब्लम, जिनकी वजह से वो रिस्क क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि लेट्स से इस मिसाल जो है वो इजीली समझ आने वाली है, जिसको हम लेके चल रहे हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये चीज़ें अगर नहीं हो रही, वो क्या क्या वो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो रहा, अगर जब नहीं होगा तो डेफिनेटली या डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी, या आपको उसको पेनलाइज्ड होगा, या जिसने जो एक्सेप्ट करवाया होगा वही आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो वो चीज़ तो एक है, वो तो उसकी एक प्लान है। मगर इसको रिस्क को अगर अवॉइड करना है कि यार ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसको अवॉइड करने का मतलब ये है कि ऑन लेट से हम कहते हैं कि ये रिस्क क्यों आ रहा है, यानी ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द असाइनमेंट नहीं हो रही, क्यों, क्या वजह हो सकती है। वजह ये हो सकती है कि या तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, या आपको वो चीज़ समझाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं की, लेट से, या आपकी वो अहलियत कॉम्पिटेंसी के मुताबिक आपको टास्क नहीं दी। वो कहते हैं कि टू प्रोवाइड और टू डिलीवर, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर या जनरल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट की जब बात होती है, लोगों को मैनेज करना, टीम को, स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि टू प्रोवाइड और टू डिलीवर, यानी कभी किसी को आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और या आप इंफॉर्मेशन बाज को ऑब्टेन भी कर रहे होते हैं, ले भी रहे। टू प्रोवाइड और टू डिलीवर द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट मोमेंट, ठीक है। तो राइट इंफॉर्मेशन, राइट मोमेंट और राइट पर्सन, ठीक है। राइट इंफॉर्मेशन, राइट मोमेंट और राइट पर्सन। अब लेट्स से आप स्टूडेंट है एसपीएम के, मैं एचसीआई का लेक्चर आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, उस टॉपिक को समझाने, वो आपका कोई कंसर्न नहीं उससे, वो आप टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। वो आपका एक, हाँ, पॉइंट डिस्कस करना, कोई एग्जांपल रिलेट करना किसी सब्जेक्ट से या उसकी थीम उठाना, वो कोई मसला नहीं है। मगर आपको वो कोर्स कंटेंट, आप कहेंगे यार ये कौन सा वक्त है, वो अगले सेमेस्टर का है, या वो हमने पढ़ लिया है, या हमने पढ़ना आगे है, ये ना हम ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, ना हमारा ये वक्त है, ना हमें ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, हमें तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मैनेज करने के लिए लोगों को या उनके अंदर कम्युनिकेशन में ये बड़ी चीज़ मैटर कर रही होती है। तो बेसिकली
तो रिस्क को अवॉइड भी किया जा सकता है, ठीक है। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप जब वो रिस्क थ्रेटनिंग फैक्टर आ जाए, नजर आ जाए कि यार अब तो ये हो गया, तो उसको फिर आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने हैं और उसको फिर टैकल करना है, ठीक है। फिर रिस्क ट्रांसफरेंस का मतलब है कि या तो आप रिस्क जो है वो किसी थर्ड पार्टी के आप वो कहते हैं ना, किसी और के इल्ज़ाम आप उसके जिम्मे डाल दें, ठीक है। मतलब ऐसा हमेशा बच भी नहीं सकते। ये शिफ्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स मैनेजमेंट टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि लेट से अपने लोगों के जिम्मे नहीं, किसी और के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप जो है ना कसूरवार और जिम्मे डाल दें। लेट से कि भाई ये इस हालात की वजह से हो गए थे, देखिए सर मैं काम पे नहीं डिलीवर कर सका, सर वो नेट वाला नहीं आया, उसने मुझे कार्ड नहीं दिया, सर वो बारिश हो रही थी, वो सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये बात समझ आ रही, ये थर्ड पार्टी, ये इस तरह की चीज़ें होती है। सर वो देखिए वो सर बस जो ही मैं सेंड करने वाला था बस वो कनेक्शन ही लॉस हो गया। आप और मैं फर्स्ट और सेकंड हैंड है, ठीक है, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, आप सेकंड पार्टी हैं। अब वो जो चीज़ आप नहीं कर रहे, लेट से कोई प्रॉब्लम है वो आप कह रहे थर्ड पार्टी के डाल रहे, कोई कह रहा है सर जी वो बस वो ईमेल नहीं चल रही, सर वो मैं ड्राफ्ट पे नहीं भेज सका, सर वो अपलोड ही नहीं हुई, कोई कह रहा है सर नेट का कार्ड कोई ये, ठीक है, कुछ वैलिड इशू भी होते हैं बाजू का, मगर सब ने गोल वो कहते हैं ना लपेट लपाट के ना एक ही फार्मूला रखा, सर वो नेट सर सिग्नल प्रॉब्लम। भाई जिसके पूरे सेमेस्टर में सिग्नल प्रॉब्लम का इशू टैकल नहीं हो सका, तो फिर तुमने क्या किया 5-6 महीने में? जारी बात है आपको मार्च से चल रहा और सितंबर आपका चल रहा है एंड, तो मार्च और सितंबर से आप लगाएंगे 3 से और 9वां महीना, तो 6 महीने में आपके सिग्नल प्रॉब्लम ही टैकल नहीं हो सके, आपने इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं निकाला कि मैं इसका क्या बैकअप रखूं, तो ये सब ड्रामाबाजी है, ठीक है। तो तो अगर तालीम लेनी है तो फिर आप पहाड़ों में फिर क्यों चले गए? आप आए फिर, आप अपने जहाँ पर आपके रिसोर्सेज है या जहाँ पर आपकी सपोर्ट है, जहाँ पर आप जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो एक डिसाइड कर लिया यूनिवर्सिटी ने, या जो भी एक पॉलिसी के तहत आया, तो वो तो फिर आपको फिर फॉलो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आपने उसको चीज़ फुलफिल करनी है। किसी टीचर ने उठ के आपके घर में आके तो डायरेक्ट लेक्चर तो नहीं देना ना। ये चीज़ ख्याल भी करनी है स्टूडेंट्स ने। और जो टेक्नोलॉजी है या मोबाइल है वो तो बच्चे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वो भी गेमें यूज़ करते हैं, नेट चलाते हैं, पोइम सीखते हैं, लर्निंग की चीज़ें ऐप हो जाती हैं, सारी चीज़ें, और छोटे से बड़े एज पे। तो ये फजूल सी बात है जो स्टूडेंट्स इस तरह के कमेंट्स देते हैं, सर हमें तो सेंड नहीं हो सका, हमें तो करना नहीं आता मेल। ऐसे भी होता है सर, मेल ही नहीं करनी आती, सर हमें वो पता ही नहीं है कि इसको वर्ड में पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक फाइल कैसे बनाते हैं सर। ये अब ग्रो ना हो जाए, बड़े हो चुके सारे आप लोग माशाल्लाह, तो ये बहाने जो है ना वो कहते हैं नकल के लिए अकल भी जरूरत होती है, तो बहाना भी ऐसा रखें जो कोई बंदा समझे भी। तो रिस्क को ट्रांसफर कर लेना टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, यानी अपने जिम्मे नहीं लेना और दूसरों के जिम्मे डाल दे। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका डेमोज होता है, कहता है अच्छा हो जाए, यस सर, पूरा हो जाए सर, ये ग्रुप मेंबर की वजह से हो, सर टीम लीडर ही हमें कोई बताता नहीं, सर वो तो अमूमन ही होता है, सर वो प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट जो है ना वो कोर्स में हो जाए फन, सर वो उसके पास, सर उससे रब्ता ही नहीं हो रहा, तो भाई फिर तुम्हारी मर्जी, तुमने क्यों ग्रुप लीडर चूज किया, रब्ता ही नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या कसूर है, ठीक है। तो ये बहाने पुराने हो गए, और हम जैसे जो जो एक्सपर्ट या जो सीनियर टीचर है वो फिर इन चीज़ों को नहीं देते। और मुझे आए दिन वो जो मेरी बात है, मेरे 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं माशाल्लाह, सब में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग, एसपीएम में, ऊज में, एचसीआई। सर वो नेट का सिग्नल सर वो मैं अपलोड कर रही थी, कर रहा था, बस वो यूं नहीं हुई, थोड़ा सा एक्सटेंड, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सेम रूल फॉर एवरीबॉडी। मैंने आपको भी शायद एक आध दफ़ा अलाउ किया, हर सब्जेक्ट में एक आध दफ़ा मैंने अलाउ कर लिया, मैं हमेशा नहीं अलाउ करूंगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट इतनी क्यों बढ़ जाएगी, एक दूसरे को देंगे हाँ तू भी कर दे, तू सब सब तुझे अलाउ कर देंगे। तो ये वरना तो अगर मैनुअली अगर आप काम कर रहे होते या यूनिवर्सिटी में कर रहे होते तो वो अजाब बन जाता टीचर के पास। तो बात ये होती है कि मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या टैकल को इश्यूज को टैकल करने के लिए मोड्स भी एग्जांपल दे के समझाया और पढ़ाए, तो देखें कि बाज़ का टीचर क्या करता है, गिव एंड टेक अप्रोच करता है, कभी आपकी बात मान ली, कभी अपनी बात, बाज़ औक़ात वो फोर्स करा के करता है, वो विन एंड लूज, विन विन वाली अप्रोच है, या विन लूज है, मेरे लिए डू एंड डाई वाली बात है, मैं हेड दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सारी। तो रिस्क को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन का लफ्जी मतलब है रिड्यूस करना।
ठीक है। तो रिस्क के जो भी रिस्क फ्यूचर है, अभी रिस्क की डेफिनेशन है कि जो ऐसा थ्रेटनिंग इवेंट या एक्टिविटी जो कि अभी अकर नहीं हुई, जिसके अकरेंस के चांस नजर आ रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि इन द नियर फ्यूचर जो है ना वो अकर हो जाएगा, और जब अकर होगा तो आपने उसको फिर टैकल करना है, उसके साथ लॉस या इंजरी जुड़ी हुई है। तो रिस्क मिटिगेशन है कि उसके जो अकरेंस के पॉसिबिलिटी के चांसेस है वो आपने रिड्यूस करने हैं, उसको मिनिमाइज कर देना है ताकि वो रिस्क अकर ही ना हो सके। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब कुछ और है, यानी एक तो था ना मिटिगेशन के आपने उसके अकरेंस के चांस कम कर दिए, जिस वजह से वो जो कॉज है ना, जो जिस वजह से वो रिस्क बन रहे हैं, वो वजह अगर आपने खत्म कर दी या उस पर अच्छी तरह ध्यान दिया तो रिस्क अकरेंस के चांसेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये भी कोशिश करनी चाहिए। फिर इसने एक टेबल दिया हुआ है, लेट्स से डिफरेंट रिस्क उसने टीम के हवाले से बताए हुए हैं, और कॉस्ट के हवाले से कुछ रिस्क फैक्टर बताए हैं, कुछ शेड्यूल यानी वर्क एक्टिविटी के हवाले से कुछ रिस्क बताए हुए हैं, भाई इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जनरल फेजेस हैं। कलेक्टिवली मैं जब एक टेम्पलेट लिखवाऊंगा एट द एंड, वो आपको बड़ा क्लेरिफाई सारी चीज़ों के फेजेस को समझा देगा कि क्या क्या करना है। रिस्क जो रिस्पॉन्स या रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, या रिस्क एक होता है रिस्क मिटिगेशन, एक होता है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क मिटिगेशन में करना होता है कि हमने किन ऐसे फैक्टर्स पे काम करना है कि रिस्क अकर ना हो, ठीक है, उन पे ध्यान देना है। अगर तो वो रिस्क अकर हो जाए तो फिर हमने उसको रिस्क को उसकी मैनेजमेंट या रिस्क रिस्पॉन्स एक हेडिंग देके या रिस्क मैनेजमेंट देके उसको हमने कैसे टैकल करना है वो स्टेप्स लिखे होते हैं। और बीच में एक स्टेज आती है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में किन किन स्टेप्स का ध्यान देना है, और हर वक्त ये ध्यान रखना है कि कहीं रिस्क अकर तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ आपने साथ साथ चेक करनी है, और चेक करते रहना है उसका स्टेटस रिस्क का। जिस तरह टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक लिख के भूल नहीं जाना होता, फिर उसको साथ साथ मैनेजर ने ये भी देखना होता है कि कहीं ये रिस्क नंबर जो 1 था यही तो नहीं अकर हो गया। इसके चांसेस तो हर एक के चांसेस हैं, मगर यही तो नंबर 2 तो नहीं अगर होगा, नंबर 3 तो नहीं हो गया, नंबर 3 के चांसेस कम आ रहे हैं, नंबर 1 अब ज़्यादा होके आ रहा है, नंबर 1 अब थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं रहा, उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन मिनिमाइज हो गई, नंबर 3 वाला जो है वो ज़्यादा अब फिक्र पड़ना शुरू होगी, उसके असरात नज़र आ रहे हैं, तो वो थ्रेटनिंग रिस्क वो बन गया। तो रिस्क को आपने मॉनिटर, उसका स्टेटस, उसका व्यू चेक करते रहना है, और एट द एंड जो साथ साथ फिर आपने अगर उसको कंट्रोल भी करना है तो साथ साथ करेक्टिव एक्शन लेने, जो भी आपके स्टेप्स थे, अगर आपको उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है, आपको कोई करेक्शन नज़र आ रही है, उसको अपडेट करना है। और डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो प्रोजेक्ट की भी चेंज रिक्वेस्ट अकर हो जाएगी। याद है चेंज कंट्रोल बोर्ड पढ़ा था, चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज अगर होगी, डेफिनेटली आपको कोई चीज़ उसमें अपडेट करनी है तो वो चेंज को रिक्वेस्ट करेंगे। वो उस चेंज को जो रिक्वेस्ट है वो सीसीबी के पास जाएगी, चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है, जो भी आपका चेंज कंट्रोल का सिस्टम बना हुआ है उसके सीसीबी मेंबर्स के पास जाएगी, या तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, वो ये नहीं होता कि 50-50 वाला सीन ही है, या एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। और बाय एनालाइजिंग दैट ओवरऑल जो भी रिक्वेस्ट है कि किस पॉइंट से आप किस चीज़ पे कह रहे हैं, तो उसको सारे देखें। और जो भी अगर प्लान में अपडेट है, अगर आपको कोई चीज़ एक्टिविटी नज़र आ रही है कि यार ये चीज़ ऐसे है, इसको अगर हमने ऐसे करना है, तो उसको फिर आप साथ साथ जब आप ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और आपको मॉनिटर के साथ साथ फिर कंट्रोल भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है समझाने के लिए, फिर मैं रिस्क पे लेके आता हूँ। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे, टीचर इन्विजिलेशन के लिए आता है, कुछ ऐसे हजरात होंगे जो गुमसुद बुत की तरह जो है ना एक जगह बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, होते होंगे बिल्कुल, मगर वो उनकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले से उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपने एक जगह खड़े नहीं होना, आपने मॉनिटर करना है, आपने मूव करना है, आपने नज़र हर एक पे रखनी है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे जा रहे होते हैं तो पीछे की होश ही नहीं है, पीछे जा रहे हैं तो आगे का पता नहीं है। और वो तो अब बात ये है कि मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग में क्या, मॉनिटर में आप देख रहे हैं, और अगर कोई कोई चीज़ या अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आंख के इशारे से सिर्फ इशारा कर दिया और आपने कहा परवाही कोई नहीं है, या किसी स्टूडेंट ने आगे जो लोग ऐसे बहस मुबाहिसा तड़ियाँ कर लेते हैं, वो टीचर जो है कहते हैं यार छोड़ो सानू की, ऐसे नहीं करना, साथ साथ कंट्रोल भी करना। उस्ताद बाज़ औक़ात अपने वर्बली जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स को वार्निंग इशारा दे रहा होता है, बाज़ का जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे होते हैं उन या करने वाले हो रहे होते हैं या असरात नज़र आ रहे होते हैं। सुने, अभी चीटिंग
हो नहीं रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है, तो अच्छे जो इन्विजिलेटर हैं उनको पता लगना शुरू हो जाता है और वो उनकी स्विचिंग कर लेते हैं या शफलिंग कर लेते हैं, या जो बोन ऑफ कंटेंशन जो वजह बन रहा होता है जिसकी वजह से उसको उठा के आगे पीछे कर देते हैं। तो ये बड़ी सारी वजूहत होती हैं। इसलिए आप देखें कि जब ऐसे लोग प्लान करके पहले से बैठे होते हैं, उनको फिर तकलीफ होती है कि यार ये क्यों आ गया है, ये तो हमें हिलने भी नहीं देगा, ये तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट से अगर मैं रूम में इन्विजिलेशन आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि मैं सिर्फ पेपर कंडक्ट करने दूं, बाकी आप चूं चुना नहीं कर सकते। आपका किसी और से कोई लिंक ही नहीं है ना, आप कोई चीजें मांग सकते हैं कि किसी और से कोई रिसोर्स, क्योंकि कोई भी चीज अलाउ नहीं है शेयर पर, वो स्केल है, पेंसिल, कुछ भी नहीं है। आपने जो चीज रिक्वेस्ट करनी है आप इन्विजिलेटर को कहेंगे, वो अगर अलाउ करेगा तो तब की बात है। आपका काम ही नहीं बनता, आप बहरे बन के काम करें। जो कोई आपको आवाजें दे रहा है, द बेस्ट टेक्निक फॉर दैट थिंग इज आप अनसुनी अनसुनी कर दें, बैठ में कि वो सॉरी एक्सक्यूज कर लें, मैंने सुना नहीं या मैंने सुनी नहीं आवाज़, ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए कि हमने कैसे अपना अपने कैरियर को और अपने इन चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा जी, तो रिस्क रिस्पॉन्स और कंट्रोल का मतलब फिर यही है कि आपने करेक्टिव एक्शन भी लेना है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ देख रहे हैं और डेफिनेटली कोई फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं रिस्क के, कोई और चीज़ें आ रही हैं, कुछ स्ट्रेटेजिकल आपको फ्लॉ नज़र आ रहे हैं, तो आपने उन चीज़ों को साथ साथ रिमूव कर रहा है। ये तो नहीं है कि अगर आप लेट से आप देख रहे हैं यार चीटिंग होने वाली और आप इंतजार करते रहेंगे जब होगी फिर मैं देखूंगा। आपने पहले से उसको कोई करेक्टिव एक्शन ले लें, कोई डिसीजन उसमें आप बना लें ऐसे कि जो बेहतरी कर सके, फिर भी नज़र नहीं आ रहे असरात, तो फिर जब कोई चीज़ हरकत वो इंसिडेंट इवेंट अगर होता है तो जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ है, जो भी रूल्स हैं, और अगर वो रेड हैंडेड या रंगे हाथों जिसको कहते हैं पकड़ा जाता है, तो उसकी जो चीटिंग अनफेयर मीन्स का यूएफएम का केस बनता है वो हो सकता है। अगर जुबानी कलामी है तो डिडक्शन या वर्बल थोड़ी सी उसको डांट डपट लाई जाती है। कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं, कुछ लोग उसकी सीट चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग जो है ना उसको ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए उसका पेपर ले लेते हैं जो भी स्टूडेंट है। तो बेशुमार डिसीजन हो सकते हैं उसकी बेस पर। तो रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल बताया जा रहा है। Executing the risk project management, risk management plan to respond to the risk event. Risk must be monitored based on defined milestones, decision making. Sometimes work around unplanned risk responses to risk event needed when there are no contingency plan. बेशुमार ऐसे होते हैं, और बाज़ ऐसे भी कंडीशन होती है कि किसी और रिस्क की वजह से कोई और रिस्क अकर हो जाता है। ठीक है, तो लेट से और स्कोप अगर अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ लेट से स्कोप का एक रिस्क फैक्टर है कि स्कोप क्लियर है कि नहीं है। अगर स्कोप क्लियर नहीं है, ये भी एक थ्रेटनिंग फैक्टर है। और अगर ये स्कोप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो टीम में भी फंस एक क्रिएट हो जाती है, एक हाइप क्रिएट हो जाती है, एक कश्मकश का जहनी कश्मकश ख्याल होता है कि नहीं क्लियर और नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही, और वो फिर ये होता है उससे क्या हो जाता है और थ्रेटनिंग फैक्टर जो है लेट से परफॉर्मेंस एफिशिएंसी या जो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस वगैरह करना, या जो भी आपके एक्टिविटी सफ़र कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि क्लास में डिस्टर्बेंस कोई स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर वो हो सकती है कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, कोई भी अनफेयर मीन हरकत कर सकता है, तो उसकी वजह से क्या है कि और थ्रेटनिंग फैक्टर जो है कुछ और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ से पेपर आपके लोग मतलब भाग जाए एग्जामिनेशन रूम से, अटेंडेंस अगर लग गई है, पेपर लेके चले जाए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, लेट से वो निकल जाए तो फिर क्या हो। तो थ्रेटनिंग फैक्टर एक की बजाय अगर आप एक को टैग, वो अगर रिजॉल्व हो गया तो कोई और नया रिस्क बन गया है। तो बेशुमार ऐसे भी हो सकते हैं कि एक रिस्क पे ध्यान देते देते वो रिस्क थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं रहा मगर कोई और थ्रेटनिंग फैक्टर बन गया। बाज़ ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से और थ्रेटनिंग रिस्क फैक्टर्स भी वो अराइज हो जाते हैं, फिर आपको उसको भी टैकल ख्याल करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि बड़ा फूक फूक के ये चलना पड़ता है और रिस्क मैनेजमेंट पे बड़ा काम करना पड़ता है पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नहीं कि शुरू में बस देख लिया और बस भूल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको इसकी इफादियत और इसकी उसका इफेक्ट आ रहा है। दो तरह की रिस्क की स्ट्रेटजीज हैं कि जब आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है, दो तरह की स्ट्रेटजीज है। वन इज प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी, वन इज रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है जब वो रिस्क अकर हो जाए तब आपने क्या से कोर्स ऑफ एक्शन या रिस्क मैनेजमेंट कैसे की है। प्रोएक्टिव है पहले से आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, जो जो पोटेंशियल रिस्क हैं उनको प्रॉपर एक आपने हार्ड को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर वो सारी चीज़ें एफर्ट करने के बाद बनाया हुआ है और वो ब्रीफ किया हुआ है, और साथ साथ सबको भी लेके चल रहे हैं। तो प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी है। विच वन इज बेटर? प्रोएक्टिव इज बेटर। जो पहले से आपने, ये वही बात है जो प्रीपेड और पोस्टपेड है। ठीक है, तो पहले से आपने जो प्रोएक्टिव पहले से प्लानिंग की हुई है,
वो उस पर टाइम भी होता है, आप उस पर एनालाइज करके उसके कोर्स ऑफ एक्शन आपने कैसे करने हैं। अगर वो रिस्क अकर हो जाता है तो पहले से डिफाइंड है कि आप अपने ऐसे ऐसे करना है। लेट से मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे लेट से एबनॉर्मल एक्टिविटी, या वो कहते हैं कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत हो, कभी तक आई नहीं है, कोई मतलब फायर वगैरह या किस तरह की चीज़ लगी थी, तो किसकी क्या ट्रेनिंग हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है। और भागना तो सब लोग भागेंगे स्टेयर से आगे पीछे, कोई जनाब उधर से जो आपके जो शॉर्टकट इमरजेंसी जो एग्जिट डोर्स हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फायर एग्जिट डोर, वो भी गलत लिखा हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट डोर लिखना चाहिए, अगर हमारे डिपार्टमेंट में है वहाँ पर लिखा फायर एग्जिट, और वो भी जो यूज़र को मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, विजुअली दिखाया जा रहा है, मेटाफोरिक एग्जिट, वो भी गलत पुट्ठा दिखाया जा रहा है। फायर एग्जिट क्या, उस रास्ते से आग नहीं जाना है, और उस रास्ते से इमरजेंसी एग्जिट है, वो एक डोर बनाना चाहिए ग्रीन से, वो रेड से अलर्ट दिखाया जा रहा है, बंदा उधर से भागे ना। मगर अब उसमें क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं, किस किस तरीके से करना है, लोगों ने जाना कैसे है, कैसे करने, और फिर क्या क्या स्टेप्स मीन्स कि किस तरह आग बुझानी, किस तरह, किसी को ट्रेनिंग ही नहीं है। मेरे ख्याल से वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग या एक जनरल एक पता होना चाहिए कि मतलब यार इस तरीके से करते हैं, या यही एक एक्शन करना है, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली लोग जो है रिस्क को डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं, और उसका मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान वर्ड प्रोसेसर की शीट्स पे भी लिख सकते हैं। फिर जो एक्सेल में है, अगर आप या स्प्रेडशीट्स के अंदर अगर आप उसकी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, कितने परसेंट उसके रिस्क, नंबर वन कौन सा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसका फैक्टर क्या है, उसकी कब अकर हुआ क्या नहीं, उसकी ट्रैकिंग जो है, कौन सा इंडेक्सिंग पोजीशन है, वो आप उसको स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं। फिर एनालाइजिंग के लिए रिस्क के टूल्स है कुछ स्पेसिफिकली, तो वो साइड पे आ जाता है। अच्छा, अभी जो है हम लास्ट बस हम 1-2 मिनट लेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें रिस्क की एग्जांपल हम कवर करेंगे, और उसको मैं साथ-साथ लिखवाऊँगा। तो जो आपका नेक्स्ट जो अभी सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें आप ये करेंगे कि आप अपना रजिस्टर और एक अपना बॉल पॉइंट वगैरह जो भी है वो साथ रखेंगे, जो मैं लिखवाता जाऊँगा वो आप पहले लिखेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको फिर समझ आएगा। और फिर क्या होगा कि आपने अपने जो प्रोजेक्ट है जो एज़ अ ग्रुप है, आपने अपने कम से कम 5 जो है वो आपने रिस्क जो है ना आइडेंटिफ़ाई करने हैं, और उसका पूरा रिस्क मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो बनाना है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से प्रैक्टिकल वो चीज़ भी तैयार हो जाएगी। तो पढ़ने का फिर फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन और टॉपिक और एग्जाम्पल तैयार हो जाती है। ठीक है? तो रिजल्ट्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द डे, या मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक एन इंश्योरेंस। इट मीन कि इफ यू हैव अप्लाइड प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, आपने पहले से काम रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया हो, पहले से का मतलब है जो ही आपको प्रोजेक्ट एक मिलता है, या प्रोजेक्ट आप अमंग द वेरियस प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, और उसमें उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें रिस्क के चांसेस कम हो, उस प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं जिसमें रिस्क के चांसेस कम हो। ये नहीं है कि आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे रिस्क थ्रेटिंग अपॉर्चुनिटी तो है मगर रिस्क के चांसेस ज्यादा है। तो ये ख्याल रखना है कि बिजनेस भी, जब लोग बिजनेस के लिए भी प्लान करते हैं ना, सोचते हैं, तो सारी चीजें स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, चाहे बिजनेस खोल रहे हैं, चाहे आप कोई नया सेटअप खोलना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज क्या, थ्रेट्स क्या है। ठीक है, पता लग गया अपॉर्चुनिटी तो फायदा तो है, मगर रिस्क के फैक्टर्स और रिस्क के चांसेस और ओवरऑल उस बिजनेस का रिस्क बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, और कोशिश तो ये होगी कि रिस्क के चांसेस कम से कम हो, मगर रिस्क के चांसेस अगर ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अगर वो रिस्क अगर अप्लाई हो जाता, अगर हो जाता है, तो फिर कबाड़ा भी हो सकता है उसका। मतलब उसको ये है कि अगर अगर हो जाता है तो उसकी जो मॉनेटरी एस्पेक्ट पे जो कॉस्ट लगेगी उसको टैकल करने के लिए, तो वो फिर आपका टाइम भी कंज्यूम कर सकती है, एफर्ट भी लग सकती है। एफर्ट तो है, एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, टाइम भी लगेगा, फिर आपका जो रिसोर्सेज है वो सारे लगेंगे उसमें, और टाइम भी आ जाता है, एफर्ट भी आ जाती है, और उसमें कॉस्ट भी आ जाता है, तो सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस नहीं कहता, बट इन्वेस्टमेंट एक इज द बेस्ट टर्म वर्ड यूज एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। इज रिस्क मैनेजमेंट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपने कोई चीज पे इन्वेस्ट की है, जब वो टाइम आएगा तो वो इट विल पे यू ऑफ, इट विल गिव यू रिटर्न। क्या मतलब है? तो एक तो आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू चलेंगे कि क्या 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 स्टेप्स कर रहे हैं कि ये रिस्क करना हो, ठीक है, वो आप कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हो जाता है रिस्क, तो कुछ ना कोई अकर भी हो जाते हैं, तो आपने उसको टैकल कैसे करना है,
मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के भी पॉइंट्स लिखे होंगे, टैकल कैसे करना है वो अपने डिसीजन पहले से लिखे हुए हैं, लिख के वो डिसाइड किया हुआ है कि यार ये जब होगा तो हम ये करेंगे। जो स्टेप्स आपने लिख दिए हैं उन स्टेप्स को फिर आप फॉलो करेंगे जो आपने रिस्क रिस्पॉन्स में लिख दिए हैं, सो दैट उस पर फिर आपको मतलब इतना कोई प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जांपल जो अगर आपने प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी नहीं की, रिएक्टिव कर रहे हैं, जो आप कई लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, यार बस सोचा नहीं चले जाते, यार बस छलांग लगा लेते हैं, यार बस जो होगा देखा जाएगा। तो वो जो होगा देखा जाएगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जो होगा देखा जाएगा उस वक्त जो आप रन टाइम पे रिएक्टिव जो डिसीजन लेंगे उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, वो पॉजिटिव वे में भी जा सकते हैं, वो नेगेटिव वे में। वो अगर गलत साइड पे जा सकती है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आपको। लेट्स से मतलब अगर कोई और जनरल लाइफ से रिस्क लेते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ इन डेंजर के पॉइंट से भी आ सकते हैं। तो अगर जो पहले से आपने कुछ स्टेप्स लिए होते हैं, ये नहीं कि उसमें भी लॉस नहीं होता, उसमें भी टाइम भी लगता है, बट वो एक प्लान होता है कि अच्छा ऐसे कर ले, ये होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये स्टेप्स करेंगे तो बेहतरी हो जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ डे इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, और व्हेन द टाइम अकर इट विल गिव यू, इट विल पे यू ऑफ। ठीक है, तो दैट एंड्स दैट ओवरऑल हमारा जो कोर्स जो है रिस्क मैनेजमेंट। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे नेक्स्ट, और वो एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल के जो रिस्क हैं डिफरेंट कैटेगरीज के वो भी थोड़ा सा वैसे ही डिस्कस करूंगा ताकि आप नोट करें, आपको भी आइडिया हो और खुद से भी आप जरा बना सकते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ रिस्क भी डिफरेंट तरीके से होती हैं। प्रोडक्ट से रिलेवेंट मैंने आपको बताया कि कोई रिस्क की कैटेगरी है, फिर फाइनेंशियल रिस्क है, फिर मार्केट के ओरिएंटेड रिस्क है। आपने मार्केट रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को भी छोड़ दें आप। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ना, जो भी प्रोडक्ट का मतलब जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। इंडस्ट्री में ये टर्म्स डिफरेंट बोली जाती है। यार हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, यार केड़ी प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐप, ये सब ये वर्ड इंडस्ट्री में बोले जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है अभी क्योंकि 4:05 है, तो नेक्स्ट सेशन जो है वो 4:15 शुरू होगा, क्योंकि बिफोर द टाइम सेशन जो है ना वो हम शुरू नहीं कर सकते, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर को पॉज कर दें और इंशाल्लाह अभी आपसे विद इन द 8-9 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं और उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ जी कासिम, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप उसको लेक्चर को कंटिन्यू। अच्छा जी, ये आपके सामने एक रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है RMMM। तो नहीं लिखेंगे डॉक्यूमेंट का नाम, एब्रीविएशन नीचे देख के आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, RMMM, M stands for mitigation, second M stands for monitoring and third for management। जिस तरह यूज केस के टेम्पलेट है इसी तरह एक ये भी टेम्पलेट है, इसमें एक आध और एट्रीब्यूट भी डाला जाता है, बट वो ये है कि आप उसको टेबल बना के कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल देके, और आपके लेक्चर में रिकॉर्डेड होगा, डेफिनेटली आप इसको लिख भी सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, और उसको मैं और भी एग्जांपल्स जब शेयर करूंगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके मुताबिक उसी पैटर्न के मुताबिक मिलते जुलते जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले रिस्क आईडी है, और R स्टैंड्स फॉर रिस्क है, और R01 कर दें। रिस्क का जो नेम है अभी यहाँ पर नेम लिखेंगे। मैं पहले ज़रा एट्रीब्यूट समझा दूँ, फिर बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं एट्रीब्यूट। फिर रिस्क के नेम में वहाँ पर रिस्क का नाम लिखेंगे, इसी तरह जिस तरह हम लिखते थे यूज़ केस वगैरह के नाम। अगर वो यूज़ केस के जो नेमिंग कन्वेंशन थे वो वर्ब और नाउन था, इसमें नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, बट इसमें जो है आप अपने तौर पे एग्जांपल तौर पे नाम देख सकते हो, मैं बताऊंगा। फिर रिस्क को डिस्क्राइब करेंगे, रिस्क की कैटेगरी लिखेंगे। 3 तरह के रिस्क की मेजर कैटेगरी होती है, एक होता है प्रोडक्ट रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, और एक होता है मार्केट रिस्क। ठीक है, तो हमने जो रिस्क जो बेसिकली जब प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो उसमें हर तरह की कैटेगरी के हवाले से रिस्क के आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहले एक लिस्ट बनाई जाती है, ये तो डॉक्यूमेंट है ना, एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, टीम से डिस्कस किया जाता है, और भी अगर आइडिया आता है कि वो रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो नोट किया जाता है। तो रिस्क प्रिपेयर्ड बाय किसने किया, प्रिपेयर्ड ऑन किस डेट पे किया, अपडेटेड किसने किया, रिस्क को अपडेटेड किस डेट पे किया, रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है,
यानी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट अकरेंस के चांसेस है, आप 50, 60%, 70% आप इस तरह लिखें। रिस्क का इम्पैक्ट का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असर अंदाज, ठीक है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त भी कि रिस्क के इम्पैक्ट हो सकता है, इसको मैं पॉइंट्स अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसको पॉइंट्स बेस भी कर सकते हैं, वेरी लो, लो, नॉर्मल, हाई, वेरी हाई, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह उसकी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो है एक्सपर्ट जो रिस्क के हैं या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जो बैठे हुए हैं, ये वो ही सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। फिर जो लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट की हेडिंग के अंदर 3 मेजर चीज़ें आ रही हैं, रिस्क मिटिगेशन, फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क रिस्पॉन्स, या रिस्क को मैनेजमेंट भी बोलते हैं या रिस्क रिस्पॉन्स। इसके अंदर फिर स्टेप्स लिखने होते हैं। लफ्जी मतलब रिस्क मिटिगेशन का लफ्जी मतलब है रिस्क को रिड्यूस करना, मिटिगेशन रिडक्शन, रिड्यूस करना, ठीक है जी। फिर आ जाता है मॉनिटरिंग कि क्या क्या स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं, लिखने हैं इसमें स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होंगे जो परफॉर्म करने हैं और उनको इन ऑब्जर्वेशन में रखना है, सो दैट कि कहीं रिस्क अकर तो नहीं हो गया, ये चेक रखना होता है। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब होगा जो भी यहाँ पर इसमें स्टेप्स लिखेंगे, यानी रिस्क जब अकर हो जाएगा तो आपने फिर क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो ये एक रिस्क को लिखने का एक पैटर्न है, और ये प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करते हुए पहले से रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसको डॉक्यूमेंट जो है ना बोला जाता है RMMM। इसमें एक और चीज भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप रिस्क रैंक जो है ना, कि रिस्क रैंकिंग आप दे रहे हैं, रिस्क रैंकिंग किस बेस पर दे रहे हैं, रिस्क की प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है। रिस्क की प्रोबेबिलिटी मींस के रिस्क के जितना परसेंट अकरेंस के चांसेस होंगे, उसके जो है ना वो रैंकिंग जो है उस ऑर्डर में आप उसको बना लेंगे, ठीक है। तो जिसके ज्यादा परसेंट अकरेंस के चांसेस होते हैं उसको आप प्रायोरिटी वाइज रैंक, रिस्क को रैंक नंबर 1, फिर 2, 3। तो हमने तो पढ़ी थी टेक्निक, पढ़ी थी टॉप 10 जो फेमस है, वो टॉप 10 है। ये नहीं कि 10 ही होने चाहिए, 10 बनाने लाजमी है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, आप उसको फिर इस तरह ऑर्डरिंग में करते जाएंगे। मगर इसमें एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड ना करें, मगर एक टेबल बनाएं, अलग से टेबल बनाएं कि वहां पर रिस्क आईडी चलेगी, डेफिनेट रिस्क आईडी नंबर कौन सा है वो आपको इजी है। रिस्क आईडी है जी 14। अब वो जो ही 14 वाला पेज खोला, रिस्क 14 खोला, तो आपको सामने आएगा रिस्क आईडी। 4 कॉलम बना देंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला एट्रीब्यूट होगा, कॉलम की हेडिंग होगी रिस्क आईडी, सेकंड होगी रिस्क नेम। ये एक और डॉक्यूमेंट की बात बता रहा हूँ फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मैनेजर ने इस चीजों में रिस्क का करंट रैंक क्या है और प्रीवियस रैंक क्या था, ठीक है। तो पहले आप कॉलम में प्रीवियस रैंक लिख देंगे और फिर करंट रैंक लिखेंगे, इस ऑर्डर में होता है। रिस्क आईडी, फिर रिस्क नेम, फिर प्रीवियस रैंक एंड ये अपना माइक डिसेबल करें यार। अमरीन तुम्हारा तो रोला ही लगा रहता है हर वक्त, तुम जो इन चक्करों में फंसी रहती हो, ये वॉइस नहीं चल रही, नेट का इशू है, ये है वो है, इसका तो यही हाल रहता है। किसी न किसी स्टूडेंट ने ना बीच में पसोड़ी डालनी होती है, स्मूथ जब लेक्चर चल रहा होता है ना, शू शां पां पां जी करनी होती है, सारा लेक्चर की जो लेक्चर एक्सप्लेनेशन होती है वो उधर बीच में रह जाती है। किसी ने अगर व्यू करना हो, सुनना हो फ्यूचर में, और भी लोगों ने, ओके यार ये देखें कैसे ऐसे स्टूडेंट है। ओके जी, तो ये चीजें अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो आप एक और अलग टेबल बना लेंगे जिसमें आप रिस्क आईडी, रिस्क नेम और प्रीवियस रैंक क्या है उस रिस्क का और करंट रैंक क्या चल रहा है। तो उसमें रिस्क रैंकिंग जो है ना, प्रीवियस रैंक तो उसके सारे होते हैं, जो करंट रैंक है उसकी ऑर्डरिंग और इंडेक्सिंग पोजीशन भी चेंज होती रहनी चाहिए, और होती भी है। ये नहीं है कि जो थ्रेटनिंग रिस्क था वो एंड तक थ्रेटनिंग रिस्क ही रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊपर नीचे सारी चीजें चलती रहती होती हैं, और ये एक कांस्टेंट है। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और उसको मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। पहला जो है, लेट्स से रिस्क आईडी R01 है, और उसका लेट्स से हम नेम लिखते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका एक नेम है, और इसको डिस्क्राइब करते हैं, दिस रिस्क डिस्क्राइब्स दैट कैन वी डिलीवर आवर सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इन ऑन टाइम और नॉट, ठीक है। ये कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, एक रिस्क है कि एक थ्रेटनिंग फैक्टर एक है, डिस्क्राइब कर दिया। रिस्क की कैटेगरी क्या होगी, ये ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी है, तो आप इसको लिखेंगे रिस्क कैटेगरी में लिखेंगे प्रोडक्ट रिस्क, ठीक है। P कैपिटल और R कैपिटल बाकी स्मॉल में। रिस्क प्रिपेयर्ड बाय अपना नाम लिखेंगे, किस डेट पे किया वो लिखेंगे। अपडेटेड होता है अगर इसको कोई चेंजेस कर रहे हैं, कोई इसमें
स्टेप्स में, मॉनिटरिंग में कोई आपको करते करते कोई आपको स्टेप्स आपने इम्प्रूव करने हैं, तो इसके अंदर भी आप कोर्स ऑफ एक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंज लाएंगे। और अगर कोई प्लान में चेंज आ रहा है, किसी और एक्टिविटी शेड्यूल में चेंज आ रहा है, तो अपने जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट है, जिसको प्रोजेक्ट प्लान है या जिस पे टाइमलाइन डिफाइन की हुई है, गैंट चार्ट वगैरह चीजें, उनमें वहां पर भी चेंज लाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी का आते हैं कि ये ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट जो है, लेट्स से कितने % चांस है इसकी अकरेंस के, ये चीज समझने वाली है। मैंने आपको एक जगह समझाया था कि जो भी रिस्क है वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट के अंदर तो होता है, मगर ये जो रिस्क है कि डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट की बात है, ठीक है, कि हमने टाइम पे डिलीवर किया कि नहीं किया। अब इसकी अकरेंस या प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो एक मैनेजर को क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, काम करने के तरीक़ेकार कैसे हैं, और आपके प्रोफेशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी टीम है वो कितने प्रोफेशनल है, कितने लॉयल है, कितने डेडिकेटेड है, कितने पंक्चुअल है, कितने प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ होती है। ठीक है, अगर वो टाइम पे नहीं भी हो रहा तो वो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगा के, तो क्या ट्रेंड है, क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो ये चीज आपको फिर उसकी इस तरह के रिस्क को, अभी अगर हम और एग्जांपल देखेंगे उसमें फिर उस प्रोडक्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल स्कोप क्लियर है कि नहीं है, वो तो जो भी प्रोजेक्ट का हमें टास्क कोई मिल रही है, कोई बताया जा रहा है सिनेरियो, वो तो उसमें से देखेंगे ना कि कोई चीज हमें समझ आ रही है, नहीं आ रही। ये ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें वो भी आएगा कि प्रोजेक्ट किस नेचर का है, वो सारी कंसिडरेशन फैक्टर तो होंगे, बट आपकी प्रोफेशनलिज्म कितनी है, आपके काम करने का माहौल कैसा है, टीम कितनी डेडिकेटेड है और प्रोफेशनल है, वो सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से ऑन टाइम डिलीवरी, हम कहते हैं कि लेट्स से ऑन टाइम डिलीवरी, और अगर रिस्क ये कह सकते हैं कि ऊपर रिस्क का जो नेम है वो इस तरह लिख सकते हैं कि नॉट ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट उस तरह भी आप समझ सकते हैं, मगर अगर हम उसकी अकरेंस की बात करें कि ये रिस्क अकर हो सकता है कि नहीं सकता, नॉट मीटिंग, आप कुछ भी एक रिस्क का नाम एक बना सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करके उसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि डिलीवरी ऑन टाइम होगी प्रोडक्ट की या नहीं होगी, डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका नेम है थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट वर्ड्स में लिख ले, 3-4 वर्ड्स में। डिस्क्राइब में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि विल मीटिंग द प्रोडक्ट और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ऑन टाइम और नॉट, ठीक है। तो रिस्क नेम में नॉट ऑन टाइम डिलीवरी लिखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, खाली वर्ड नहीं यूज करें, नॉन टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट की बात करें। तो उसके प्रोबेबिलिटी के लेट्स हम कहते हैं कि जी 30% चांसेस है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि 20% है, 30% है, कम है। तो इसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या अगर जब ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो रही तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वेरी लो होगा, लो होगा, हाई होगा या वेरी हाई होगा, इट डिपेंड्स है। और ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो रही तो डेफिनेटली या तो आप हाई लिखेंगे या वेरी हाई लिखेंगे, आपकी सिवियरिटी लेवल किस लेवल पे है। और अगर आप डिफरेंट माइलस्टोन्स की अगर आप कोई बना रहे हैं तो वो डिपेंड है। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी की लिख के एक रिस्क लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी होती है और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फेजेस के माइलस्टोन्स है, वो भी रिस्क है कि यार क्या पता हम इंसेप्शन का जो माइलस्टोन्स है वो हम अचीव कर पाए ना कर पाए, जो हमने टाइम फ्रेम रखा हुआ है उसमें ही करना है, ठीक है। तो जिस तरह आपका P1 7 सेमेस्टर में होता है, नेक्स्ट कोर्स में अगर आपका P1 है तो उसमें आपने 3 चीज़ें करनी होती है। प्रपोजल, प्रोजेक्ट को एक सुपरवाइजर चूज करना पड़ता है, टॉपिक रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कोऑर्डिनेटर के थ्रू ताकि कोई और टॉपिक ना ले सके। इसलिए मैं कहता हूँ जो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया वो किसी से शेयर नहीं करना, अपना ग्रुप मेंबर चूज करना है, पहले डिफाइन कर लें बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेमेस्टर। सुपरवाइजर से डिस्कस कर लें आइडिया, अगर वो आइडिया कोई क्लिक करते हैं, गाइड करते हैं थोड़ा सा, तो फिर अपना टॉपिक रजिस्टर्ड कराएं, फिर प्रपोजल पे काम करें। और 3 फेजेज होती है, प्रपोजल, एनालिसिस और डिज़ाइन। तो प्रपोजल आपके 4th-5वें वीक तक प्रेजेंटेशन हो जाती है, सबमिट हो जाती है। एनालिसिस का काम शुरू हो जाता है, वो आप तकरीबन 10th-11th वीक में डेडलाइन दी जाती है कोऑर्डिनेटर की तरफ से, या जो भी P1 करवा रहा है, गाइड कर रहा है आपको, डिफरेंट टीचर्स अब कराते हैं। तो मुझे जो मेरे कोर्सेज हैं, मुझे अब पहले मैं पढ़ाता कराता था, बहुत साल पहले मैनेज भी करता था, बट अब ड्यू टू कोर्सेज इतने वो स्पेशलाइजेशन के, बल्कि अब सॉफ्टवेयर की स्पेशलाइजेशन का हमने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, तो उसके वाले से भी काफ़ी अब आगे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होना पड़ेंगे, टीचर्स भी। तो एनालिसिस का फिर कराते हैं, फिर डिज़ाइन जो है वो तकरीबन
10th 11th वीक से स्टार्ट होती है 16 वीक। तो ये प्रपोजल एनालिसिस डिज़ाइन आपको मैंने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया, ये सारी चीज़ें की, बल्कि आपने काफ़ी सारे ऐसे लड़कों ने उस पर कोडिंग पे भी काम किया कि लेयर आर्किटेक्चर फॉलो करना है, एंटायर में करना है, और कोडिंग को उस प्रोफेशनल तरीके से करना है। तो वो काफ़ी हद तक आपने 7th का और 8th का भी काफ़ी हद तक काम किया। सिर्फ अपने टॉपिक और वो टॉपिक का स्कोप अच्छा होना चाहिए और फाइनल ईयर लेवल के लेवल का होना चाहिए, वो चीज़ें करानी है और चल सो चल काम करना है। तो काफ़ी हद तक जब आप एक्चुअली 7th सेमेस्टर में जाएंगे, P1 का करेंगे, 7th के एंड में इंटर्नशिप जॉब्स के लिए करेंगे, फिर आपको मेरे जो सब्जेक्ट्स, कुछ मेरे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए, उनकी फादियत और एफर्ट और प्रैक्टिकलिटी जो आपने की है, तो वो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वरना अगर कोई टीचर कराए ना P1 में, ये पढ़ाएं डॉक्यूमेंट्स, ये पढ़ाएं, ये चीज़ें करवाएं, फिर उनको समझ आ जाएगी। तो ये तो टीचरों की मेहरबानी है जिन्होंने करा दिया है, तो वो सिर्फ कहते हैं ये बस सबमिट कराओ, ये कराओ, वो सुपरवाइजर आइडिया लो, ये डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कराओ। तो जिन्होंने वो कोर्स में काम चीज़ें करवाई हैं UML की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो वो काफ़ी फिर सेरा उनके सर पे जाता है, तभी काफ़ी सेरा जो है वो जाता है या बताते हैं लोग। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, रिस्क इम्पैक्ट उसका। लेट से अगर आप पॉइंट्स बनाते हैं, और पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, वो आपने अपने एक डॉक्यूमेंट या अपने प्लान में बनाया होता है कि लेट से अगर वेरी लो है, अगर है, हम कहते हैं कि जी 1 से लेके 2 तक पॉइंट जो है ना वो वेरी लो है, और फिर लो आ जाता है, फिर आपके पास जो 3 4 है वो लो है, और नॉर्मल में आप कर सकते हैं 5 6 जो एवरेज एक होता है, नॉर्मल है, वो मैनेज होता है। फिर आप 7 8 जो है वो आप हाई पे कर जाते हैं, और 9 10 को वेरी हाई कर देते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स वैसे बता दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन, तो आसानी के लिए होता है फॉर जजमेंट। और तो वेरी लो, लो, नॉर्मल, और वेरी हाई और वेरी हाई। ठीक है, इस तरह होता है। पहले होता है वेरी लो, और फिर होता है लो, फिर होता है नॉर्मल, फिर होता है आपका हाई, और फिर होता है वेरी हाई सबसे आगे। जो वेरी हाई है वो 9 10 पॉइंट्स हैं, जो हाई है वो आपके पास 7 8 है, जो जो नॉर्मल है वो 5 6 पॉइंट कर लें, फिर जो आपके पास 3 4 है वो आपके पास लो है, और 1 2 पॉइंट है वो वेरी लो है, यानी लो कॉन्सिक्वेंस, उसका इम्पैक्ट इतना इतना नहीं है, डिजास्टर्स नहीं है। तो जितना जितना इम्पैक्ट हाई होगा, उतने कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नुकसानात या उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, वो बात हो रही होती है। और जो हमने बात पढ़ी थी कि डिसीजन ट्री और ये मॉनेटरी एक्सपेक्टेड EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, तो वो यही होती है कि ये रिस्क जब अकर हो जाएगा, इसको टैकल करने के लिए जो हमने स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, नॉर्मल फ्लो से हट की है। वो नॉर्मल जो एक्स्ट्रा स्टेप्स आपने परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए फिर डेफिनेटली आपको वो कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। उसके वो होती है वो मॉनेटरी कैलकुलेट करना, रिस्क को कैलकुलेट करना, कि जब ये रिस्क को टैकल कर रहे होंगे हम, तो कितनी कॉस्ट, इसकी कितनी कैलकुलेशन हमें, और कितना टाइम और कितने रिसोर्सेज, ये सारी चीजें दरकार होगी। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क कैलकुलेशन। बंदा कहता है यार ये कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होती है? वो ऐसे ही कैलकुलेट होती है, उसको फिर कैलकुलेट किया जाता है कि कितना नुकसान हो सकता है उसको टैकल करने के लिए। और बात का ऐसा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट उधर रह जाता है, रिस्क को टैकल करते करते, रिस्क जब अकर हो रहे होते हैं उसको टैकल करते हैं, आपको इतनी परेशानी होती है कि नॉर्मल वो जो प्रोजेक्ट है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज है, उधर ही रह जाती है। तो बाज़ औक़ात लेट्स से आप ड्राइविंग करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स, तो वो कैसे करते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर तो होते हैं। बाज़ औक़ात आपकी गलती होती है, बाज़ औक़ात सामने वालों की गलती होती है, ऐसा, या दूसरे लोगों की गलती होती है, और अब आजकल तो दूसरे लोगों की गलती होती है। तो बाज़ औक़ात उस रिस्क को टैकल करते हैं, अगर वो रिस्क अभी अकर नहीं हुआ, या जब अकर हो जाता है, तो उसको ठीक करते-करते आप जो है ना, नॉर्मल चीज़ों को, नॉर्मल एक्शन को, नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटी चल रही थी, वो तो साइड पे रह जाती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो है भी इंपॉर्टेंट, मगर रिस्क उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरियाज जो हैं, ये उससे भी है। तो रिस्क का रैंक आप लिखेंगे, जितने परसेंट इसके चांस है। अगर फॉर एग्जांपल कोई और रिस्क है जिसके अकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको फिर 1 2 3 करेंगे। तो आप पहले ये डॉक्यूमेंट तो पहले आप रफ में काम कर लेते हैं, रिस्क को लिस्ट बना लेते हैं, कौन कौन से किस किस कैटेगरी के रिस्क हो सकते हैं, उसके कितने परसेंट अकरेंस के चांसेस हैं। तो रिस्क जो रैंक है वो किस बेस पे आप उसकी रैंकिंग करेंगे, जिसके प्रोबेबिलिटी के अकरेंस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसको आप रैंकिंग नंबर 1 कर दें। डेफिनेट इम्पैक्ट तो
डेफिनेटली जिसके चांसेस ज़्यादा है उस पर इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क के प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं बट इम्पैक्ट उसका लो ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो भी उसका रिलेवेंट, तो रिस्क रैंक आप प्रोबेबिलिटी की बेस पर उसको रिस्क रैंक देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो इसमें अब रिस्क मैनेजमेंट रह गया। फॉर एग्जांपल हमने रिस्क को लिखा था कि अब हम ये इसमें क्या क्या स्टेप्स लिखेंगे। रिस्क था कि नॉट ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लेट्स से नॉट ऑन टाइम या ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है नहीं है, जो भी आपको सूटेबल इसका रिस्क का एक नाम लिखें। अब मिटिगेशन में क्या लिखेंगे? मिटिगेशन का मतलब दोबारा समझाता हूँ कि अब हमने ऐसे स्टेप्स यहाँ पर लिखने, स्टेप्स आप ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे नीचे करके। अब क्या ऐसे स्टेप्स करने हैं कि यार ये रिस्क अकर ही ना हो, यानी कि जो हमें ये खदशा, एक डर, एक थ्रेट लगा रहता है। रिस्क की डेफिनेशन है थ्रेट, एक धड़का लगा रहता है कि क्या ये एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी इसके अक्रस जो नजर के हो तो नहीं जाएगी, अकर तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ऐसे स्टेप्स लिखने हैं कि अगर हम उस स्टेप्स पे फॉलो करें सो दैट कि ये रिस्क अकर ही ना हो। अब ये है ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि इसमें जो आपने स्टेप्स करने हैं, पहले लिखेंगे प्रॉपर स्कोप अंडरस्टैंडिंग। आप लिख सकते हैं या लेक्चर में भी है, स्कोप अंडरस्टैंडिंग आपके पास, स्कोप अंडरस्टैंडिंग या स्कोप इज क्लियर्ड, ठीक है, ये स्टेप्स है। स्कोप अंडरस्टैंड है, स्कोप वेरिफिकेशन एक नेक्स्ट स्टेप है। स्कोप अंडरस्टैंडिंग एंड स्कोप वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंड स्कोप हो गया और वेरीफाइड भी हो गया। इसका डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट से क्या ताल्लुक है, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉपर टास्क एलोकेशन, सेकंड स्टेप बना लें या थर्ड स्टेप बना लें, सेकंड स्टेप बना लें। स्कोप अंडरस्टैंडिंग है और फिर स्कोप वेरिफिकेशन, इसका एक और बना लें, प्रॉपर स्कोप अंडरस्टैंडिंग एंड स्कोप वेरिफिकेशन। स्कोप वेरिफिकेशन अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें, फिर एस्टिमेशन में, फिर टास्क एलोकेशन, ठीक है, प्रॉपर टास्क एलोकेशन। प्रॉपर का मतलब है जिसकी जो अहलियत है उसको वो टास्क असाइन दी जाए, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट बनाएगा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम एस्टिमेशन, प्रॉपर टास्क टाइम एस्टिमेशन। तो जब आप प्रोजेक्ट्स की इनिशियल क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें करके बैठते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन कितनी लगेगी और टाइम एस्टिमेशन कितना दरकार होगा। मैंने आपको टूल भी बताए हुए हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन के टूल है जो कोकोमो है, कोकोमो 2 मॉडल, कोकोमो 1 भी था कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल एंड कोकोमो 2 भी था, वो नेट पे भी अवेलेबल। बट उसको अप्लाई करने के लिए आपको कॉस्ट एस्टिमेशन की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, फंक्शन पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट पॉइंट में से कोई एक चीज़ लगा के, ऑब्जेक्ट पॉइंट खासतौर पे क्यों ज़्यादा अप्लाई की जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स की बेस पर, ऑब्जेक्ट्स मीन क्लासेस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आप लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट पॉइंट्स को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उस ऑब्जेक्ट पॉइंट्स को जो भी वैल्यूज होंगी वो आगे आप कोकोमो के अंदर भी यूज़ करेंगे, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। तो रिस्क मिटिगेशन में प्रॉपर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड टाइम एस्टिमेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर टाइम जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। टाइम जो टास्क को आप दे रहे हैं और उसको प्रॉपरली वो आप लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इसमें 5-6 स्टेप्स हो गए। फिर क्या जी कि स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स है, ठीक है, स्टेटस रिव्यू प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। फिर इसमें आप इसमें लिख सकते हैं स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स भी करना है ना, प्रोजेक्ट स्टेटस रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल जो टास्क की परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल किसी टीम मेंबर की परफॉर्मेंस है वो भी आप एवेल्यूएट मीन असेस कर रहे होते हैं साथ साथ। और फिर जो है कि इसमें जो है जिसको कहते हैं ना कि शाबाशी और वो भी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये जो भी टास्क परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट करना, और जो टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा उसको गाइड भी करना, और साथ साथ उसको थोड़ा सा तड़का भी लगाना। तो जब ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग और उसके रिवॉर्ड भी मिल रहे होंगे ना, सुना ज़रा, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं होता, सिर्फ गाइडेंस नहीं होता, तो शाबाशी भी मिलती है। जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी, अप्रिसिएशन भी मिलती है। अगर टीचर मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेटर है, तो वो सुका मोटिवेटर नहीं है कि वो सिर्फ बातें ही कर रहा है, वो भाषण ही दे रहा है, वो खुद भी एफर्ट कर रहा है, वो खुद भी समझा रहा है, वो खुद भी काम करके कराता भी है, कर रहा है, और वो
जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको शाबाशी और इंसेंटिव और मोटिव भी मिलता है, मोटिवेशन भी देते हैं, और जो नहीं कर रहे उनको हर वक्त डिग्रेड नहीं करना, उसको बाज़ औक़ात तो उनको गाइड भी करना होता है, बाज़ को उनकी इस्लाह करनी है, बाज़ औक़ात उनको उसके अपने हाल पे छोड़ना है ताकि वो गिर पड़ के सीखे। अभी आपके एजुकेशनल कैरियर चल रहा है, तो आप गिरते पड़ते भी सीख सकते हैं, टफ टाइम मिल सकता है, बाज़ औक़ात आपको रिलैक्सेशन मिलती है, बाज़ का टीचर नहीं देता वही टीचर, तो वो आपको सिखाना चाहते हैं चीज़ में कि आपने एफर्ट खुद भी करनी है, आपने सीखना भी है, तो गिरते पड़ते बंदा सीख ही जाता है। तो ये सिर्फ मिटिगेशन के ये मैंने तकरीबन 9-10 पॉइंट लिखे हैं। अगर हम प्रॉपर्ली बैठे तो कितने पॉइंट्स, तो ये अब स्टेप्स सिर्फ ज़ुबानी कलामी इस डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे, ये साथ-साथ देखते रहना है मैनेजर ने कि प्रॉपर मैंने एलोकेशन की है, प्रॉपर मैं उसकी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब हमने ये रिस्क अकर नहीं होने देना कि ऑन टाइम काम होता है कि नहीं होता। अब ये रिस्क हमने अकर नहीं होने देना। अब मैंने टास्क दे दी और मैं पूछूं भी ना, तो भाई टास्क ये नहीं होता कि बस ये आपने बना लिया, मैंने पढ़ा लिया, अब ये जनाब ये, तो वो जो साथ काम करता रहेगा, ठीक है, गाइडेंस आप एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, कर सकते हैं, बट जो साथ साथ वैल्यूएशन असेसमेंट आप सबमिट कराते रहेंगे, वो जो कराता रहेगा, जिस तरीके से कराएगा उसको उस तरह मिलता रहेगा। एट द एंड तो सब लोग एक दूसरे की वो कहते हैं छापा कमेटी कॉपी पेस्ट करके सब चीजें आप कर सकते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम जो क्विज की या टास्क की असेसमेंट होती है वो कुछ और होती है, उसकी वैल्यूएशन या उसका लेवल, या फिर स्टूडेंट्स को भी एहसास होता है कि यार साथ साथ काम करना है, साथ साथ जो किया है हमें फिर उसका भी रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये मिटिगेशन है। और साथ साथ अगर मैंने काम दे दिया, बात मैं उसको असेस ही ना करूं, बात को डेडलाइन नहीं रखूं, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं अपनी टीम में काम कर रहा हूं और मैंने डेडलाइन को मीट कराना, तो मैं साथ साथ उनको मॉनिटर भी करूंगा, साथ साथ उनको मोटिवेशन भी दूंगा, साथ साथ शाबाशी भी दूंगा जो सही काम करेंगे, जो नहीं कर रहा उनको सलाह भी करूंगा, उनको गाइड भी करूंगा, और फिर उनको तड़का भी लगेगा ताकि वो सीखे। तो ये तो था मिटिगेशन स्टेप। मिटिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने रिस्क के फैक्टर्स को, रिस्क के प्रोबेबिलिटी अकरेंस के चांसेस को रिड्यूस करना है। अगर ये मिटिगेशन स्टेप्स आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जो रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से आपने 30% लिखा था, वो रिस्क की प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। उसकी जो रैंकिंग है, डेफिनेट रैंकिंग अगर चेंज हो रही है, लेट्स से एक रिस्क है जिसके 80% 90% चांस है कि यार ये हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो फिर वक्त के साथ साथ जब आप ये इसको ठीक कर रहे होते हैं, तो उसके अकरेंस की, उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस भी आप इसको फिर ठीक कर लेते हैं। ये नहीं करेंगे कि पुरानी प्रोबेबिलिटी क्या थी, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, फिर आप उसको अपडेट करने का मकसद ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो ठीक है, अगर तो चेंज होती है आप उसको चेंज करना पड़ेगा, रैंक भी चेंज करना। फिर मॉनिटरिंग। अब हमने क्या ऐसे स्टेप्स करने हैं कि ये देखना है कि कहीं रिस्क अकर तो नहीं हो गया। हाँ, अब ये जो अपने मिटिगेशन में कुछ ऐसे 2-3 स्टेप्स लिखे, ये मॉनिटरिंग में अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मॉनिटरिंग में हमने क्या लिखना है, हमने ये देखना है कि स्टेटस रिव्यू मीटिंग करनी है, रेगुलरली मीटिंग्स रखनी है, टीम इंडिविजुअली टीम की जो असेसमेंट है टीम मेंबर की वो करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये 3-4 स्टेप आप लिखेंगे तो हमें पता हो रहा होगा कि यार ये डेडलाइन मीट हो रही है, स्मूथली टास्क चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं आ रहा। तो ये सारे रिस्क मॉनिटरिंग है। और रिस्क रिस्पॉन्स या रिस्क मैनेजमेंट में क्या स्टेप लिखेंगे, क्या मतलब होता है इसमें, ऐसे स्टेप लिखेंगे कि जब रिस्क अकर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल रिस्क अकर हो जाता है कि डेडलाइन मीट नहीं होती, ये जो थ्रेटनिंग फैक्टर हमें नजर आ रहा था, अब वो एक रियलिटी बन चुका है कि हमें नजर आ गया भाई अब कल डेडलाइन है या आज हमने देनी है, नहीं हो रही, अब क्या करें। तो अब इसमें क्या स्टेप लिखेंगे। अब जब आपको टास्क नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं यार, कोई हेल्प ले लेते हैं, कोई ये कर लेते, वो कर लेते हैं। अब वो टीचर कितना सियाना है या टीचर कितना समझदार है कि जब वो वैल्यूएट असेस करे, वो देख ले कि भाई किसका किसके साथ कॉपी पेस्ट है, किसने किस लेवल का लिखा है। जब वो पढ़ रहा होता है तो लेवल फ्रेम उसको समझ आ रहा होता है। तो ये नहीं है कि जो नंबर लगे तो वो नंबर लगेंगे, अगर वो कहीं से उसका मिलता जुलता मैच लगता है तो वो डेफिनेटली दोनों को फिर वो उसको पेनलाइज कर देगा। तो बाज़ लोग कहते हैं यार हमने तो लिखा था, मगर नंबर टीचर ने 10 में से 5-5, 4-4, 3-3, 4-4 नंबर दिए, वो कॉपी पेस्ट की थे, ठीक है। बाज़ को तो जीरो मिल जाते हैं एफर्ट के। तो इसलिए ख्याल रखें, अपना काम करें। तो इस रिस्पॉन्स में क्या है कि हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, पुट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑन द प्रोजेक्ट। उसमें रिसोर्सेज में आप उसको ब्रीफ करके एक्सप्लेनेशन में साथ लिख सकते हैं, इसी में पॉइंट्स में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में मैन पावर बढ़ा देंगे, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी तो हो गया, रिसोर्सेज मैन पावर बढ़ा दी, फिर एक्स्ट्रा टाइम ऑन दैट थिंग, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना,
डेडलाइन को मीट करना है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना टू टीम मेंबर्स, इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जब इसकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स की डिटेल भी देना चाहिए, तो पॉइंट्स उसको डिटेल में अगर दे रहा है लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव में जो इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल बेनिफिट दिया जा सकता है और बोनसेस ऑफर की जा सकती हैं, लेट्स से किसी, अब इट डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ दैट। तो ये एक रिस्क को मैनेज, ओवरऑल मैनेज करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको तैयार किया था। रिस्क एनालिसिस का मतलब ये होता है कि रिस्क को देखते रहना, भांपते रहना कि कहीं रिस्क अकर तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो हम इसको कैसे करेंगे। तो एक ये रिस्क है, मैंने एग्जांपल दी, मैंने उसकी एक पॉइंट्स में बताया कि इसको कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आध और रिस्क को बता देता हूँ कि रिस्क की कैटेगरी, अगर प्रोडक्ट रिस्क कैटेगरी प्रोडक्ट रिस्क, ठीक है ना। अगर आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कोई एक दो और आपने रिस्क लेने हैं, तो इस तरह मैंने डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है। लेट्स से हम और रिस्क लिख देते हैं कि अनक्लियर स्कोप, ये एक रिस्क हो सकता है कि स्कोप क्लियर है कि नहीं है। देखिए ये नाम लिखा अनक्लियर स्कोप, जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे दिस रिस्क डिस्क्राइब्स दैट विल does the project scope सिर्फ प्रोजेक्ट की मॉड्यूल नहीं, पूरा काम, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, सब, does the project scope is clear or not clear to मतलब टीम के क्या हो रहा है या नहीं है, या will occur means कि वही कि अनक्लियर तो नहीं है, ठीक है, अनक्लियर टू अस और नॉट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इस तरह, तो अनक्लियर एक स्कोप हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है, और स्पॉन्सरशिप इज अवेलेबल या स्पॉन्सरशिप लॉस तो नहीं हो जाएगी, ये एक थ्रेटनिंग फैक्टर होता है कि स्पॉन्सरशिप कोई भी फंडिंग कर रहा है, लेट्स से अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, बॉस कर रहा है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट के नीचे बॉस का हो सकता है फिर उसको फंडिंग ना करे, या उस डिपार्टमेंट को कोई सीनियर बॉस सपोर्ट ना करे, तो बेशुमार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पॉन्सरशिप हो सकता है। फिर एक थ्रेटनिंग रिस्क ये भी हो सकता है, लेट्स से कि यूज़र की आपको सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है, यूज़र कितना आपको सपोर्टिव है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक रिस्क है। अगर यूज़र आपको सपोर्ट ना दे तो वो आपका काम और धरे का धरा भी रह सकता है, फिर मुश्किलात, परेशानी आ सकती हैं। फिर एक रिस्क हो सकता है टेक्नोलॉजी आपकी रिलायबल या रियलिस्टिक है, जो आप जिस टेक्नोलॉजी को चूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या एक रिस्क है। तो इसी तरह के और बेशुमार आप अपनी टीम के हवाले से रिस्क बता सकते हैं, कॉस्ट के हवाले से रिस्क बता सकते हैं कि विद इन द बजट जो है हम मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये भी रिस्क है। जो हमने टाइम देखा, विद इन दैट टाइम फ्रेम हम वो तो देख लिया, स्कोप के हवाले से देख लिया, लेट्स से क्वालिटी के हवाले से बना सकते हैं इसी तरह। तो जितने कुछ नॉलेज एरिया उसके हवाले से कुछ चीज़ें और ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बड़ा कुछ है, मोटे मोटे इस तरह मेजर रिस्क आप बना सकते हैं इसलिए। तो कुछ मैंने बताया, ये डिटो कॉपी नहीं कर दीजिएगा, कुछ और सोच के थोड़ा सा प्रोडक्ट से रिलेटेड कर लें, या ऐसा कर लें कि 3 प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं पोस्ट भी कर दूंगा, 3 आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिस्क बनाने, एक आपने मार्केट से रिलेटेड कोई रिस्क, कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपका है उसका मार्केट से रिलेटेड आपने बनाना, और एक आपने फाइनेंशियल रिस्क से बनाना है। तो फाइनेंशियल डेफिनेटली कॉस्ट पॉइंट से, रेवेन्यू पॉइंट से कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिटर्न मिलेगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक रिस्क ही हो सकता है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये थ्रेटनिंग फैक्टर है। फिर फाइनेंशियल पॉइंट से, मार्केट पॉइंट से ये कि क्या हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है, जो भी है, जो भी हमने सोचा हुआ है, ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मार्केट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये जिस तरह फाइनल प्रोजेक्ट आप अभी सोचते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर उसको एक्सेप्ट करते हैं, पहले तो सुपरवाइजर ओके करेगा, कोऑर्डिनेटर के पास नहीं जाते, कोऑर्डिनेटर के पास तो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं कि भाई ये सुपरवाइजर है, ये टॉपिक हमारी बात हुई है, अब वो टॉपिक किसी और ने ना लिया हो, या अलाउ आपको है इस टॉपिक को काम करने के लिए। तो जी दैट एंड्स द सेकंड सेशन। और देखें आप इस पूरे इसको एग्जाम्पल देने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, 32 मिनट्स लगे एक चीज़ समझाते। मैंने फिर कुछ और रिस्क, 5-6 रिस्क की और एग्जाम्पल दी, तो 3 टोटल 5 आपने रिस्क मैनेजमेंट का एक RMMM रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट प्लान का कवर पेज उसी तरह बनाएंगे, इसका भी रिवीजन हिस्ट्री आप बनाएंगे। तो 5 आपने रिस्क बनाने, 3 प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क हो, 1 जो है वो
प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क हो, वन आपका आपका मार्केट से रिलेटेड रिस्क हो, वन आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल जो होता है वो रेवेन्यू, पैसे के पॉइंट से, मार्केट होता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और कंपटीटर पॉइंट वे से, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है, एक पोस्ट किया है, लेट्स से हैकिंग रिस्क हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है अगर तो आपकी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन बना रहे हैं जो मतलब वेब बेस्ड सोल्यूशन है या ऐसी चीज़ें हैं, तो वो एक थ्रेटनिंग फैक्टर हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मीन्स के डाटा और वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो भी है उसके अंदर है, डेफिनेटली है करना। और क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन ही हासिल करके वो फिर उसने फिर उसका इंफॉर्मेशन को सेल आउट कर रही है, जो भी उसका जो कहते हैं ना कि इरादे होते हैं, बुरे इरादे से होते हैं, पॉजिटिव तो कोई नहीं होते। तो बिल्कुल हो सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क है कि जो भी हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जो प्रोडक्ट है वो हैक हो ना हो जाए, हैक हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली हैक वो हो सकती है जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो वेब बेस्ड। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपकी जो लोकल आपके जो नेटवर्क पे चल रही है वो नहीं हैक हो सकती, वो भी हैक हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप वेब की बात करते हैं तो वेब में ये है कि पूरी दुनिया भी, आप उसको कहीं से भी उसको एक्सेस करने करने के लिए, आप पूरी दुनिया के लिए वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो आप वेब का एक सहारा लेते हैं, वेबसाइट का, वेब पोर्टल का जो भी है, और अपनी इंफॉर्मेशन या अपना प्रोडक्ट और अपनी जो अर्निंग या बिजनेस है जो उसको फैलाने के लिए। तो जब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट यू हैव 100% चांस दैट यू कैन बी हैक्ड। दैट यू कैन बी हैक्ड का मतलब, यू का मतलब एक सीगा एक एक इस्तेमाल किया, तशबीह दी गई है कि आप, यू का मतलब है योर सिस्टम, एंड योर सिस्टम का मतलब है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन, डाटा या कस्टमर्स का रिकॉर्ड या उनके उनके क्रेडेंशियल्स या उनके जो भी आपके कार्ड नंबर वगैरह जो भी है। तो यस, दैट कैन बी इंफॉर्मेशन। उसको कैसे टैकल कर रहा है, उसको कैसी चीज़ें देखनी है वो देखनी है। तो हैक, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो वेब बेस्ड है या इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर आप जनरल भी कर रहे हैं तो हैक का आप कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट एंड्स द ओवरऑल कंटेंट्स। हमारे जो एसपीएम के 9 नॉलेज एरियाज थे, उसमें से हमने 7 नॉलेज एरियाज पढ़े, और उसके पहले हमने 2 चैप्टर भी पढ़े थे। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक चैप्टर था, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस। फिर हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। फिर हमने स्कोप मैनेजमेंट पढ़ा था। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था। फिर हमने कॉस्ट पढ़ा था। फिर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा था। फिर हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पढ़ा था। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था। तो हमने सारा कंप्लीट किया। हमने काफ़ी हद तक जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो चीज़ें देखी। एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो 9 नॉलेज एरियाज़ पे बिलीव करता है, और वो उस पर स्टैंड आउट है। 9 नॉलेज एरियाज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पिलर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और हर नॉलेज एरिया में कुछ आपने देखे होंगे, प्रोसेसेस देखे होंगे, और उन सब प्रोसेसेस के अंदर आपने देखा होगा किसी में स्ट्रेटजी बताई जा रही है, किसी में कोई टूल यूज़ करके कोई आप एक डॉक्यूमेंट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मिसाल दोबारा देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अपने नॉलेज एरिया पढ़ा, तो जो आपने टेक्निक्स पढ़ी टाइम की, याद होगा आपने एस्टिमेशन करने की आपने पढ़ी होगी टेक्निक्स, और उसके अंदर जो नेटवर्क डायग्राम पढ़ने की जो टेक्निक्स देखी, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाई जाती है, और वो 2 मेथड आपने पढ़े, एरो डायग्राम मेथड या एक्टिविटी नॉरो या पीडीएम प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। वो टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं आप शेड्यूल बनाने के लिए। और टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट जो नॉलेज एरिया के अंदर, एमएस प्रोजेक्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, उस टूल के अंदर को यूज़ करते हुए आप, टूल एमएस प्रोजेक्ट है, देखें टूल्स और टेक्निक्स का फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है ना, डेवलपमेंट टूल आपका, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ASP.NET यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आप बताएंगे, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। और फिर जो भी आप इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं, वो फिर बताते हैं कि हम एजेक्स यूज़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का पता होना चाहिए। फिर टेक्निक्स टूल्स थे और टेक्निक्स का क्या यूज़ करते हैं। तो हर नॉलेज एरिया के अंदर आपने कुछ आपने किसी में टूल का ज़िक्र हुआ, किसी टूल को देखा, किसी में आपने डॉक्यूमेंट्स उन टूल को यूज़ करते हुए आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए। फिर कई दफ़ा आपने
कुछ नॉलेज एरियाज़ के अंदर कोई टेक्निक स्ट्रैटेजीज़ पढ़नी पड़ी, उसको बताएगी कि ऐसे हो तो ऐसे हो। तो डिफरेंट हमने आर्टिफैक्ट्स बनाए जिसमें हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया, हमने WBS सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाया और हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान एक बनाया। फिर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, फिर हमने जो है WBS बनाया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ द ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब प्लान तो है ही इम्पोर्टेंट, उस प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें आती भी हैं। फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप डिटेल स्कोप डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं हर टास्क की। फिर WBS को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है टाइम एस्टिमेशन की कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी और कौन सी बाद होगी और क्या इसमें एस्टिमेशन होगी। और फिर आपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर MS प्रोजेक्ट के अंदर आपने गैंट चार्ट बनाया, नेटवर्क डायग्राम बनाई, फिर PERT एनालिसिस टेक्निक को भी आपने पढ़ा भी और अप्लाई भी किया, नेटवर्क डायग्राम बनाई, सारी चीज़ें। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाया, बट उसके अंदर भी स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर भी एक चार्ट था, डायग्राम थी, अगर आपको याद हो कि एक इंफॉर्मेशन जो एक टेबल आपने बनाया, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका एक आपने एनालिसिस बनाया। और फिर आपने कम्युनिकेशन का एक टेबल बनाया कि कौन सा बंदा है, उसके साथ किस डॉक्यूमेंट की हमने लेन देन करना है, क्या डेडलाइन है, किससे कम्युनिकेट करना है। ये आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। हिस्टोग्राम शीट और रिसोर्स शीट एक बनाई जा सकती है। MS प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने सारा डाटा डाला हुआ है तो एक और आप एक डॉक्यूमेंट उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स शीट। दैट एंड्स द ओवरऑल लेक्चर। और रिस्क मैनेजमेंट एट द एंड हमने प्रैक्टिस भी की, पढ़ा भी और बनाया भी। ओपन डिस्कशन करेंगे, कोई चीज़ पूछनी हो, टॉपिक समझना हो तो नेक्स्ट वीक में हम ओपन डिस्कशन जूम सेशन पे करेंगे और